हो पाकिस्तान बेसिकली बेवकूफ़ है, चाहे उसको दोस्त बनाओ चाहे दुश्मन। तो आप इमेजिन कीजिए पूरा लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया होता जब अंग्रेज़ों ने मेजर ब्राउन को बेच के गिलगित हड़प कर लिया। पूरा गिलगित बल्तिस्तान ये पूरा एक्चुअली लद्दाख है। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख को देश दुनिया में टूरिज़्म के लिहाज से जाना जाता रहा है, लेकिन जब से गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में तनातनी हुई है, उसके बाद ये इलाका जो है वो इस बात के लिए सुर्खियों में है कि भारत और जो चीन में जो तनाव है उसका आने वाले भविष्य में क्या अंजाम देखने को मिल सकता है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल अजय रैना एसएम मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सैनिक स्पीक प्रोग्राम में। सर, जो खासकर लद्दाख की क्या अहमियत है भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए? लद्दाख अगर आप क्लासिकली देखेंगे हिस्टोरिकली तो लद्दाख तिब्बत के बॉर्डर से जी शुरू होके जी पूरा गिलगित बल्तिस्तान ये पूरा एक्चुअली लद्दाख है हिस्टोरिकली। लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी हम लद्दाख को ये समझते हैं कि जो लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी यूटी बनी है लद्दाख का, तो वो लद्दाख है और बाकी गिलगित बल्तिस्तान अलग से बात करते हैं बिकॉज कंट्रोल अलग अलग है। लद्दाख भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ चाइना है उसके ईस्ट में, नॉर्थ में, और वेस्ट में क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखी है, तो लद्दाख की जो बाउंड्री है वो दो हमारे जो बड़े पड़ोसी हैं और जो हमारे साथ होस्टाइल हैं उनके साथ जुड़ती है जी। तो लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लद्दाख का हिस्सा, चाइना का जो ड्रीम है, जो प्रोजेक्ट यही है कि वो लद्दाख का जो टिप ऊपर वाला नुब्रा वैली है उसको पूरा कैप्चर कर ले, जिसमें सियाचिन है, ताकि इनको जो हाईवे बिल्कुल फर्स्ट क्लास जाता हुआ बिना माउंटेन पासेस को क्रॉस किए हुए वो सीधा बल्तिस्तान होते हुए इंडस के साथ साथ निकल जाएगा। दूसरी अहमियत लद्दाख की ये है कि लद्दाख पानी का सोर्स बहुत बड़ा सोर्स है। इंडस वहाँ से निकलता है जब मानसरोवर से होके जब आता है इंडिया में, फिर जिंस्कार रिवर है। हम उन रिवर की कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे क्योंकि डैम बनाना, उनको पानी को डाइवर्ट करना बहुत बड़ी बात है। फिर सुरू रिवर है कारगिल का, फिर द्रास रिवर है। तो पानी का बहुत बड़ा सोर्स है जो सारे रिवर जाके इंडस में मिलते हैं। तो अगर हम अपने इलाके में इस पानी को कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा तो है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर उल्टा पड़ता है। तो दोनों लिहाज से, पानी के लिहाज से और स्ट्रेटजी के लिहाज से, दोनों से लद्दाख इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, इसके साथ साथ जो घटना का पेश आया 1947 में पाकिस्तान की ओर से लद्दाख में, उसकी वजह से आपको लगता है कि आज लद्दाख खतरे में है? जी बिल्कुल। वही जैसे मैंने कहा, इस लद्दाख की बात करते हैं यूटी की। अगर बल्तिस्तान जो गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास नहीं गया होता जी, तो ये जो पूरा इलाका हमारे पास, लद्दाख का पूरा रीजन हमारा अपना होता, सारे वाटर सोर्सेज हमारे पास अपने होते, और हमारा जो सीमा जो चाइना के साथ, तो जैसे हमने काफ़ी बात की है चाइना के बारे में, उन्होंने तो हिस्टोरिकली हमारे साथ दुश्मनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास होता। लेकिन आज क्या है कि जो घटनाक्रम 47 में हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, हमने एक एपिसोड में बात की है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को ले लिया, उसके बाद वो आर्मी गिलगित स्काउट्स वाली उन्होंने आके कारगिल कैप्चर किया, वो जिंस्कार पहुंच गई। अब आप इमेजिन कीजिए अगर उस टाइम हम इंडियन आर्मी उसको नहीं निकालती वहाँ से, तो ये तो एक लद्दाख जा तो गिर गया होता, उनके हाथ में चला गया होता। तो लद्दाख की पूरी जो लाइफ लाइन थी वो कारगिल से होकर जाती थी। अच्छा। मनाली वाला रूट तो बिल्कुल ही पैदल चलने वाला था। बिल्कुल। तो अगर वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो हम उनको इविक्ट ना कर पाते, और जो ऑपरेशन हुए थे कारगिल को वापस लेने के लिए, ये बिल्कुल नवंबर महीने में हुए थे, नवंबर 48 में। और जैसे ऑपरेशन चल रहा था, कारगिल अभी हाथ में आया ही था, और हमने अभी बाकी इलाका नॉर्थ की तरफ, मरोड़ की तरफ जाना था, तो सीज फायर हो गया था। अगर 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाता, जब मौसम खराब होता, कोई बर्फ का टाइम था, तो आप इमेजिन कीजिए पूरा लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया होता। तो वो उस टाइम का जो घटनाक्रम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, उसमें ऑलमोस्ट लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया था। अच्छा, वो अच्छी बात है। फौज की आप धन्यवाद करें, उनकी बहादुरी को प्रेज करें। लोकल्स ने स्टैंड लिया लेह में, तभी और ये इलाका हमारे पास वापस आया। जी सर, इसके साथ साथ एक कहावत है, चार चांद की एक कहावत है, इसके पीछे क्या कहानी है? ओके, चार चांद एक कहावत है, किसी चीज़ को अच्छा जब होता है, लेकिन लेह में चार चांद का क्या है कि जब
मैंने जैसे बताया गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुए और वो लोग नीचे को आए, उन्होंने काटने की कोशिश की पूरा, और एक टाइम आया जब कारगिल कैप्चर कर लिया और जिंस्कार में, तो अब अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हाँ। उन्होंने लेह को काट दिया था पूरा। ठीक है। उस टाइम लेह को बचाने के लिए इनफैक्ट कारगिल के कैप्चर से पहले फरवरी 48 में 2 अफसर, दोनों कजिन थे। अच्छा। मेजर पृथ्वी चंद और मेजर कैप्टन कुशाल चंद, ये 2 चांद, 4 में से ये 2 अच्छा। चांद। इन्होंने 2 डोगराज के वॉलंटियर्स को लेके जब 30-30, 35-35 फुट बर्फ थी जो ज़िला में, पैदल इन्होंने क्रॉस किया। अच्छा। क्योंकि लेह में जो स्कार्दू में, जैसे मैंने कर्नल थापा के बारे में एक बार बताया था आपको, हाँ। जब वो स्कार्दू चले गए थे लेह से, तो लेह में सिर्फ 30-35 लोग बचे थे जवान। अच्छा। और लेह पे खतरा बहुत ज़्यादा था ना, उनके 30-35 से वैसे स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, हाँ, ऊपर से एमनिशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो 2 अफसर, उनके साथ 70 जवान, इन्होंने भरी सर्दी में ये पूरा मार्च करके ये वहाँ पे पहुँचे लेह में। इन्होंने वहाँ पे एक लोकल आर्मी बनाने की कोशिश की जो बनी बाद में। अच्छा। और लेह में प्रॉब्लम ये आ रही थी, इनको लेह में लोग बुद्धिस्ट हैं, उनको वायलेंस वो नहीं पसंद करते। हाँ, बिल्कुल। तो फिर भी उन्होंने मोटिवेट करके उनको समझा के वॉलंटियर्स तैयार किए। और बाद में एक तीसरे चंद, मेजर हरिचंद, वो मनाली से निकले पैदल, और आप समझ लो 400 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल। अपने उस वक्त हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 400 किलोमीटर कोई बिल्कुल रास्ते में कुछ नहीं। अच्छा। बिल्कुल वीरान। आज तो फिर भी आप मनाली और लेह के बीच में आपको गांव वगैरह मिलते हैं, तब कुछ नहीं था। हाँ। और वो अपनी 101 बंदों की कंपनी लेके, जवानों को लेके वो भी लेह पहुंचे पैदल। उनको पहुंचते पहुंचते अप्रैल हो गया, अप्रैल 48। पर जैसे ही वो आए तो लेह में थोड़ी सी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ गई। हाँ। फिर मेजर हरिचंद ने कमांडो रेड्स की बहुत ज़्यादा। अच्छा। इनके ऊपर, बिकॉज ये जो गिलगित स्काउट्स वाली जो फौज थी, लेह से जस्ट आउटस्कर्ट्स पे निमू है, वहाँ तक पहुँच चुकी थी। अच्छा। लेह तो बिल्कुल खतरे में था, बिल्कुल, लेकिन इनके पास ट्रुप्स थे नहीं, वो हज़ारों के उसमें थे। हाँ। तो चौथे जो चंद हैं, वो जो मेजर पृथ्वी चंद और कुशाल चंद के अंकल थे। अच्छा। सूबेदार भीमचंद। हाँ। तो उन्होंने नुब्रा वैली, जो कि ये जो बड़ा फेमस खरदुंगला पास है, हाँ। लेह के नॉर्थ में, हाँ, हाँ। उसके जो नॉर्थ में जो सचिन के नीचे इलाका है, शियोक वैली, नुब्रा वैली, जिस पे आज भी चाइना की नज़र है। हाँ बिल्कुल। उनको बचाया लोकल डिफेंडर्स के साथ। एक यंगस्टर था चिवांग रिजिंग, बाद में वो कर्नल रिटायर हुए, उनको 2 महावीर चक्र और सेना मेडल मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 चांद हैं। इन 4 चांद में जो अफसर्स हैं तीनों, मेजर हरिचंद, मेजर पृथ्वीचंद और कैप्टन कुशाल ठाकुर, इन तीनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाँ। और जो सूबेदार भीमचंद थे, उनको 2 वीर चक्र मिले थे 47-48 में। इन चारों ने मिलके जो लेह डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, उसको बचाया। अच्छा। इसलिए इनको लेह के 4 चांद कहा जाता है। बिल्कुल सर, आपने एक काफ़ी अहम बात बताई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो ये जानते नहीं थे कि ये 4 चांद की कहावत के पीछे सेना का जो शौर्य है उसकी भी एक कहानी है। सर, इसके साथ साथ हमने देखने को आया है, चाहे वो इतिहास हम देख लें, कि लद्दाख के लोगों की जो देशभक्ति वो हिंदुस्तान के साथ हमेशा से है। इसके पीछे कुछ खास वजह? हाँ जी, देखिए, कोई भी धर्म, हमारा जैसे हिंदू धर्म जो एक मदर रिलीजन है हमारे देश का, हाँ, वो नहीं सिखाता कि आप अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करें। हाँ। इनफैक्ट बहुत इक्का दुक्का धर्मों को छोड़ के बाकी कोई नहीं सिखाता। बुद्धिज़्म हिंदुज़म से निकला। हाँ। और ये जैसे मैंने कहा था कि जबकि चाइना वाला बुद्धिज़्म जो गिलगित बल्तिस्तान से होके गया, तिब्बत वाला जो बुद्धिज़्म है वो कश्मीर से होता हुआ, लद्दाख से होता हुआ तिब्बत गया। एक टाइम आया जब लद्दाख में बुद्धिज़्म ख़त्म होने को आया, तो जो हमारा लद्दाख से होकर तिब्बत बुद्धिज़्म पहुंचा था, फिर बुद्धिज़्म उल्टा वहाँ से वापस आया। अच्छा। अब बुद्धिज़्म में बड़ा पीसफुल सा रिलीजन है। वायलेंस उनमें, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना नहीं चाहते थे, कहते ये वायलेंस है। अच्छा अच्छा। प्लस उन लोगों ने जब 47-48 में भी देखा कि जब ये नीमू तक पहुंच गए थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया लेडीज़ के साथ, लोकल्स के साथ, एट्रोसिटीज़ की वहाँ पे, तो वो एट्रोसिटीज़ उनकी माइंड में, उनको पता है चाइना कैसे बिहेव करता है, तिब्बत में वो देख चुके हैं। हाँ। तो प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि उनको पाकिस्तान से भी खतरा दिखता है, चाइना से भी खतरा दिखता है। हाँ। वो प्रैक्टिकल रीज़न है। बट बिगर रीज़न ये है कि साइकोलॉजिकली वो लॉयल लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, पीस लविंग हैं। और अगर इस पूरे, जितना ये आप ज्योग्राफी में देखेंगे, अगर एक कंट्री है जहाँ पीस का कुछ चांस है, हाँ, वो इंडिया है। इंडिया है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अच्छा अभी यूटी बन गई, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल। बाकी लॉयल्टी उनके ब्लड में है।
सर आपने लद्दाख के विषय में एक किताब भी लिखी है, उस संदर्भ में कुछ बताएं हमें। जी, मैंने एक बुक लिखी, क्योंकि मैं हिस्ट्री पे काम करता हूँ, तो एक बुक लिखी है मैंने, गैलेंट्री एंड ट्रेचरी इन हिमालयाज़। वो बेसिकली ये गिलगित बल्तिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ, जब अंग्रेज़ों ने मेजर ब्राउन को बेच के गिलगित हड़प कर लिया, फिर उन्होंने ऑलमोस्ट लेह लद्दाख कैप्चर कर लिया, और उसके बाद जो इंडियन आर्मी ने एक्शन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर ऑफ 48 जब बर्फ़ पड़ चुकी थी, मौसम बहुत ख़राब था, उस टाइम पे भी हमारे टैंक लेके आर्मी ने फर्स्ट टाइम टैंक्स लेके आर्मी पहुंची ज़ुज़िला पे, क्योंकि ज़ुज़िला इतनी मुश्किल पकड़ में था, उनकी डोमिनेटिंग हाइट्स थी कि उस पर जो तो पहले अटैक किए थे 3 बार वो फेल हो चुके थे, कामयाब नहीं हुए। एक तो अब एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से छुपने की कवर कुछ नहीं, बैरन ज़मीन है, और पहाड़ी के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और वो काफ़ी देर से बैठे हुए थे। फिर कुछ हमारे जम्मू के ही बाद में जनरल बने अनंत सिंह पठानिया साहब, उनकी बटालियन को एक टास्क दिया था कि आप नॉर्थ से जाइए। अच्छा। वहाँ भी उनको कबायली मिल गए रास्ते में, कबायली नहीं, वो गिलगित स्काउट्स प्रॉपर आर्मी। फिर उनको अनंतनाग से जाने की कोशिश की गई, वो भी सफल नहीं हुआ। तो फाइनली जब टाइम हाथ से निकल रहा था, तो टैंक्स लेके वहाँ पहुँचे। स्टॉर्ट्स टैंक दुनिया में जिस कंपनी ने बनाया, उन्होंने खुद कभी इतनी हाइट पे टैंक नहीं पहुंचाया था। अच्छा। इसी तरीके से जो हमारी बाबा मेहर सिंह बोलते हैं, उनको एक एयर कमांडोर थे एयरफोर्स के, पहले विंग कमांडर थे मेहर सिंह, उनको बाबा बोलते हैं। उन्होंने जब लैंड किया था लेह में, जब ये कारगिल बंद था, रास्ता लेह कटा हुआ था, तो उन्होंने 2 टुकड़ियाँ वहाँ पर पहुँचाई थी। तो जो एयरक्राफ्ट जिसको उड़ा के लेके गए थे, वो उसको आज तक वो उस हाइट पे कभी उड़ा ही नहीं था। अच्छा। और डेकोटा होते थे, और डेकोटा कंपनी ने खुद बोला ये कैसे हो गया क्या ये मशीन तो बनी नहीं इतनी हाइट पर। उसी साहब ने पुंछ को भी बचाया था, वहाँ भी एयर स्ट्रिप पे लैंड किया था। ये कुछ वीर गाथाएं हैं जो हम भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसका फिर उसका सोशल क्या था उसमें बैकग्राउंड, पीछे उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उन सबको इकट्ठा करके एक कंप्लीट वर्क, कोई अगर लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित को समझना चाहता है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और स्पेशली 47-48 में क्या हुआ, जिसका हम बात कर चुके हैं कि इम्पैक्ट आज भी है, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी। सर हमने जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने अभी सुनी, जो आपने बताई, उसमें ये निकल के आता है कि उस वक्त जो था इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं थी, इस तरह के जो सहूलतें थी वो नहीं थी। तो आज के संदर्भ में जो आप लद्दाख में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? लद्दाख एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, एल्टीट्यूड बहुत ऊंचा है, 4000-4500 मीटर पर जब ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लस जो हमारा अंडरस्टैंडिंग थी चाइना के साथ, एक बार हमने जब चाइना पे बात की थी कि 1967 के बाद वारदात नहीं हुई, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है आप अपने इलाके में रहिए, हम अपने इलाके में रहते हैं। कुछ कन्फ्यूजन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ, ये फ़र्क है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हम आमने सामने बैठे होते हैं 24 घंटे। बिल्कुल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहाँ जहाँ क्लियरली मार्क्ड है वहाँ तो इशू नहीं है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ भी कभी हम वहाँ चले जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। बट बाई एंड लार्ज 24 घंटे आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है। हाँ। अब जो रिसेंटली हुआ, और हमने एक बार बड़े डिटेल में चाइना की साइकोलॉजी पे बात की थी कि चाइना को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना के लिए एक किस्म के टाइम अभी रन आउट कर रहा है उसके लिए, जो उसका एम है पूरी दुनिया का लीडर बनना। और पहले वो कहते थे 2025 तक हम दुनिया को डोमिनेट करेंगे, अब कहते हैं 2050 तक करेंगे। बट ये जो उन्होंने चाइनीज़ वायरस पैदा कर दिया, कोविड, और दुनिया उनके खिलाफ हो गई, तो चाइना भी एक तरह से उसके टाइम उससे निकलता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको इनकैश किया जाए, सच का सामना किया जाए। बिल्कुल। भाई बंदी सब चलता है, और जब बराबर की स्ट्रेंथ होती है ना, तभी आप एक दूसरे की इज्जत से आते हो, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट करते हो। बहुत अहम बात कही। तो ये बड़ा अच्छा इस टाइम सीन बना हुआ है। यूएसए खाड़ी में है उनके ईस्ट में, बाकी जो क्वाड बन गया, इंडियन आर्मी की अपनी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इसको मुझे लगता है कि जो हमने पेंगांग त्सो में फिंगर 4 के ऊपर की हाइट कैप्चर की है, स्पेंगोर गैप जो चशूल में, उसके ऊपर जो हमने कुछ फीचर्स रिपोर्टेडली जो LAC के उस तरफ है, उसके ऊपर आज हमारी आर्मी बैठी है। तो अब हम इनको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। हो सकता है कि ये LAC जो है एक किस्म की LC बन जाए। हाँ। अच्छा। और ये एक प्राइस है जो एक देश को पे करना पड़ता है। लाइफ मुश्किल होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम है, सामान पहुंचाने में प्रॉब्लम है, -30 डिग्री टेम्परेचर है। पर सैचिन में -40, 50, 60 डिग्रीज में भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हम सैचिन लद्दाख का ही पार्ट है, अगर हम सैचिन खो देते हैं तो फिर तो पाकिस्तान और चाइना को तो कोई इंटरप्शन ही नहीं है, इंटरफेरेंस करने वाला बचा है, आज को थ्रेट है हमसे।
सो हो सकता है हमें देश को ये कीमत अदा करनी पड़े, मगर ये फैसले करने पड़ते हैं। नहीं करेंगे और हट जाएंगे पीछे, अब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और पॉलिसी मेकर को ज़्यादा पता है इसके बारे में, उनके पास जो इनपुट्स होती हैं हमारे पास नहीं है पब्लिक में। बट कॉमन सेंस ये कहती है कि चाइना का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप उस पर विश्वास ना करें। जिधर आपने लद्दाख को होल्ड किया हुआ है वहाँ होल्ड करके रहें, वहीं पे आप अपना कंसोलिडेट करें। हम नहीं कहते हम चाइना के अंदर घुसेंगे, एक्साइचिन पे हमारा क्लेम है जो भी सेटल होना बाकी है, वो बात अलग है, उस पर नेगोशिएशंस होंगी, जो भी होगा वो अलग है। लेकिन अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है, और हम इस टाइम चाइना इसलिए चुप करके बैठा हुआ है लाखों फौज इकट्ठी करने के बावजूद कि वो बंदे तो ले आया, लेकिन जो डोमिनेंस हमारे पास है, जो वॉर एक्सपीरियंस हमारे पास है, और हमारे साथ जो गठजोड़ बन रहे हैं उसके कारण वो भी चुप करके बैठा। और चाइना ने हिस्टोरिकली हर लड़ाई में मार खाई है, वो भी आपको मैंने पहले एक बार वियतनाम को बताया था। लड़ने में विश्वास नहीं करता चाइना, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो जहाँ बैठे हैं शायद हमें वहीं बैठना पड़ेगा। वो एलसी की तरह हम रोज़ वहाँ फायरिंग ना करेंगे शायद, लेकिन हम उस इलाके को छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है एक किस्म की एलसी बनेगी, जिसमें अगर लगातार एक लाइन नहीं तो हाइट्स के ऊपर। लेकिन आपको लगता है कि यदि एलसी बनेगी तो जैसे सीज फायर वायलेशंस होते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन जाएगी चीन के साथ भी? नहीं, मैंने वही आपको कहा, पाकिस्तान और चाइना में एक चीज़ का फ़र्क है। चाइना में विजन है, चाइना एक समझदार, कहते हैं ना आपका दुश्मन अगर समझदार है वो एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान बेसिकली बेवकूफ़ है, चाहे उसको दोस्त बना चाहे दुश्मन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ फायरिंग वाला, देखो इतना तनाव हुआ है, जून में गलवान का इंसिडेंट हुआ, कितना कुछ हुआ, उसके बाद भी फायरिंग नहीं हुई, और मुझे लगता भी नहीं कि फायरिंग होगी। लेकिन क्या है कि अपनी रियल स्टेट को डिफेंड करने के लिए हमें वहाँ होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एलसी की तरह तार लगा के और सब मैन टू मैन ना बैठे हों हम, शायद एक पहाड़ी पे बैठे, कम से कम साइकोलॉजिकल हमें हमें प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। तो लद्दाख का टेरेन ऐसा है कि अगर आप हाइट पकड़ते हो और 2-3-4 किलोमीटर दूर दूसरी हाइट पकड़ते हो तो इंटरविजिबिलिटी को क्लियर है, बीच में मैदान है खुले, हाँ, तो पूरा डोमिनेंस रहती है आपकी। तो उस टाइप का लग रहा है कि ऐसा ही इसका निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको पुल आउट हो जाएगा, और पुल आउट हो गया तो वो कब तक चलेगा। पुल आउट हो सकता है, लेकिन उसकी लाइफ क्या है, लॉन्जिविटी क्या है उस एग्रीमेंट की, कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा आपने कर्नल अजय रैना एसएम को सुना, ये काफ़ी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, शायद जो ज़्यादातर जो है लोग इसके बारे में शायद नहीं जानते हैं, तो उसके हवाले से जो बात की गई उसमें निकल के ये भी आता है कि जो हिंदुस्तानी सेना है वो आज नहीं, हमेशा से उसका एक इतिहास है, और देश के लिए जो है जिस तरह का जज्बा इनमें है वो शायद ही किसी देश की सेना में देखने को मिले। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।